गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 11, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आज नंबर ऑफ टॉपिक्स कम हैं थोड़े से, तो भैया न्यूज़पेपर वालों को हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आज हमारा समय बचेगा, जल्दी एनालिसिस खत्म हो जाएगी और आपकी जान में जल्दी छोड़ दूंगा, नहीं तो सुबह सुबह पकड़े हुए बैठ जाता हूं मैं। एनीवेज, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टॉपिक कितने हैं इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जैसे आज लोकल गवर्नमेंट वाला और क्रिटिकल मिनरल्स वाला, ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो इनको आप अपने नोट्स के अंदर डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। और अगर लोकल गवर्नमेंट के नोट्स आपने पहले ही बना रखे हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट आपको ऐड करने के लिए मिल जाएंगे। पहले बता रहा हूं मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी अपने पेपर्स में देखा होगा करंट अफेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीएस पेपर 1, 2 और 3 के लिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज कुछ खास दिन है। आज भैया अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, 1942 में पैदा हुए थे। जबरदस्त एक्टर है, इसमें कोई बात नहीं। हालांकि जो चीजें प्रमोट करते हैं उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं, खड़े किए भी जाते हैं, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। जैसे कमला पसंद को बेच रहे हैं तो ये अपने आप में ही क्रिटिसिज्म है ना। पान मसाला को बेच रहे हैं इतने बड़े इंसान होने के बावजूद भी, तो एज एन एक्टर आप इनको पसंद कर सकते हो। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, करें या ना करें, बट ठीक है। एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद है, बट ये जो प्रमोट करते हैं चीजें ऑफकोर्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं आएंगी, आपकी अपनी चॉइस है। बट आज इनका जन्मदिन है तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहता था। हरिवंश राय बच्चन जी नेशनल कवि रहे हैं इनके पिताजी, और इंटरेस्टिंग चीज है कि वो हिंदी में लिखते थे कविताएं, लेकिन इंग्लिश के प्रोफेसर थे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, सर मेरा स्कूल में हिंदी मीडियम था, अभी मेरा इंग्लिश मीडियम हो गया है, ग्रेजुएशन मेरे हिंदी मीडियम से है, कौन सा मीडियम चूज करूं। देखिए अल्टीमेटली अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और अगर आपका जो मैसेज है, आपकी दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो आप कन्वे कर सकते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ना, चाहे हिंदी इंग्लिश मराठी जो मर्जी हो, इट्स जस्ट अ मीडियम कि आप अपनी भावनाओं को किसी को बता सको। तो आपके अंदर जो कंटेंट है, जो भावना है, अगर आप ये एग्जामिनर को बता सकते हो, लैंग्वेज डजंट मैटर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चलिए आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। और पहला टॉपिक कहता है, देखिए भैया, पाकिस्तान to take part in closing ceremony of SCO anti-terror exercise hosted by India। देखिए जैसा होता है ना, कई बार दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के भी दोस्त नहीं थे, लेकिन काफी समय से हमारे बीच में बातचीत बंद पड़ी हुई है, आपको अच्छे से पता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलकर बैठ के बात करते नहीं है। एससीओ एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं और एक बैक चैनल के थ्रू हम लोग डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ लीडर आके बात कर सकते हैं। ये दोनों कंट्री को रियलाइज होता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। भाई पड़ोसी की जरूरत तो होती है ना, पड़ोसी जितना मर्जी बदमाश हो, कभी कभी पड़ोसी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन अगर पड़ोसियों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते ही हैं जहां पे पड़ोसियों के साथ आना ही पड़ता है। जैसे कई बार भाइयों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई शादी का फंक्शन होता है तो इकट्ठा होना ही पड़ता है। ऐसे गांव में दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन गांव का कोई बड़ा मुद्दा होता है, पंचायत वगैरह होती है, आपको बैठना ही पड़ता है साथ में। तो इसी तरह का है। तो ये एससीओ जो है ना, एक तरह का समझ ले पंचायत है, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हैं। तो एक दूसरे से बात करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन वहां पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो एससीओ के अंदर देखिए, एससीओ के बारे में हम लोग अच्छी खासी बात कर चुके हैं पहले से ही, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे ज्यादा। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर बन गए थे, अभी ईरान को भी अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। बाकी अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया ये इसके ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक चीज जो आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है, एक तो एससीओ जो है ना, वो एशियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, समझ रहे हो, वो यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप प्लस एशिया। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिलिट्री वर्ड का आपने ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में वो यूपीएससी वाले थोड़ा सा चीजें चेंज कर देते हैं, तो एक स्टेटमेंट के अंदर वो मिलिट्री डालेंगे, दूसरे स्टेटमेंट के मिलिट्री नहीं डालेंगे। आपने ध्यान रखना है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो किसी कंट्री के अगेंस्ट में काम नहीं करती है। ये आपस में मुद्दों में काम, जैसे जो है कुछ डोमेस्टिक सिक्योरिटी हो गया, एंटी टेररिज्म हो गया, उस तरह की चीजों पे काम करता है। तो एससीओ के अंदर एक परमानेंट बॉडी है एससीओ के अंदर, जिसे कहा जाता है रैट्स, RATS, एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आपको ध्यान रहेगा। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं एससीओ के अंदर, उन सभी के कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और आपस में एंटी टेररिस्ट ड्रिल करते हैं।
वैसे तो यहाँ पे दो ड्रिल होती हैं, एक ड्रिल होती है जो आपकी डोमेस्टिक होती है, एक ड्रिल होती है वो सबके साथ मिलकर जॉइंट ड्रिल होती है। तो अपनी अपनी ड्रिल तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन अभी भैया एक जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज हम लोगों ने किया। जॉइंट मैंने बताया ना, जॉइंट के अंदर सारे सारे के सारे लोग आते हैं। ये कहां पे हुआ? गुड़गांव के पास में एक जगह है मानेसर, ठीक है, मानेसर में एक्सरसाइज हो रही थी। अब मानेसर में एक्सरसाइज हो रही थी तो हम लोगों ने पाकिस्तान को भी वहां पे इनवाइट कर दिया है। पिछले साल ये एक्सरसाइज पाकिस्तान में हुई थी, तो इंडिया भी वहां पे गया था इस जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, जिसे जेट कहा जाता है, जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। तो अभी हम लोगों ने उनको भी इनवाइट किया है, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। होता क्या है जॉइंट एक्सरसाइज में, हमारी जो एक्सपर्टीज होती है, जैसे हमारे यहाँ पे एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी जो ग्रुप है, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ जो स्पेशल फोर्सेस हैं हमारी, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो कुछ कुछ चीजें होती है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो ये रैट्स है, रैट्स का हेडक्वार्टर जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ था नहीं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, वो आपको पहले से अच्छे से पता ही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। जब नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी तो उसमें इकोनॉमी वाला प्राइज नहीं था, बट बाद में उसको हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। तो ये किसको मिला है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 3 लोगों को मिला है, बेन बर्निक, डगलस डायमंड और फिलिप द्विग। और ये इनको देखिए, नोबेल प्राइज क्या होता है ना, नोबेल प्राइज रिसेंट वर्क के लिए नहीं दिया जाता है। भैया आपने कोई पिछले साल डिस्कवरी किया था, आपको इस साल नोबेल प्राइज मिल जाएगा, बड़ा कम ऐसा होता है, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। आपने बहुत साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले अगर कोई आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए भी आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो ये जो इन्होंने काम किया है, जो स्टडी किया है इन तीनों लोगों ने, बेन, डगलस और फिलिप ने, ये 1980s में किया था। तो ये आज का रिसेंट डिस्कवरी नहीं है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस मामले में डिस्कवरी की गई है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्कवरी की गई है बैंकिंग सेक्टर को लेके। देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है, राइट। बैंकिंग सेक्टर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। पहली बात तो भैया यहाँ पे जो इनका सेविंग अकाउंट होता है, जैसे आपके जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, है ना, हम लोग वहां पे सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो हमारा पैसा वहां पे सिक्योर रहता है। उस पैसे के ऊपर हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। एक दो फंक्शन ये होता है। दूसरा फंक्शन होता है कि भाई जो लोग इन्वेस्टर्स, मतलब सॉरी, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो बैंकों से पैसा बोरो करते हैं, तो उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंक उनको पैसा प्रोवाइड करवाता है। यही बैंक का फंक्शन होता है, एक हाथ पैसा ले, दूसरे हाथ पैसा दे। समझ रहे हो आप, वो हमसे पैसा लेता है और आगे टाटा बिरला अंबानी को पैसा देता है, ये बैंकों का फंक्शन होता है। तो इन तीनों लोगों ने क्या डिस्कवरी किया वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि भैया किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बैंकों का फंक्शन बहुत जरूरी होता है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए सेविंग बहुत जरूरी होती है। कौन सेविंग करता है? मैं सेविंग करता हूं, आप सेविंग करते हो। वो सेविंग फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, क्योंकि टाटा बिरला अंबानी हमारी सेविंग को बोरो करते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ये चीजें जितना सिंपल सुनने में आपको लग रहा है, उतना सिंपल ये है नहीं। क्योंकि आप ये मान के चलिए, अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट है। कंफ्लिक्ट कैसे है? अब आपने बैंकों का पैसा दे दिया, ठीक है, 10 लोगों ने बैंक में अकाउंट ओपन किया, और वो सारे का सारा पैसा जो है उन्होंने टाटा बिरला अंबानी को दे दिया। अब अचानक से सभी के सभी लोग अगर बैंक में चले जाएंगे कि मेरा पैसा दो, समझ रहे हो ना, आपने बैंक में पैसा दिया और सभी लोग बैंक में पहुंच गए कि भैया मुझे मेरा पैसा दो, मुझे नहीं पता। अब बैंक के सामने तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना भाई। अब बैंक वाले टाटा बिरला अंबानी को थोड़ी बोलेंगे कि देखो यहां से जो है वो लोग पैसा मांगने आ रहे हैं, मुझे मेरा पास सारा लोन पैसा वापस करो। ये तो रिस्क हो गया ना। तो बैंक एक्चुअली रिस्क लेते हैं, इट्स अ रिस्क। तो इन तीनों लोगों ने यही डिस्कवरी किया था कि ये जो चीज होती है, बैंक काफी रिस्क पे होते हैं, और बैंक अगर रिस्की हो जाते हैं तो पूरा इकोनॉमी रिस्की हो जाता है। तो इसके लिए जो है बैंक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? बैंक एज ए इंटरमीडिएरी जो है वो काम करते हैं। लोग यहाँ पे, अब बैंक कोई 2-3 लोगों से तो पैसा लेता नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों से पैसा लेता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में जो है फिर वो टाटा बिरला अंबानी को पैसा देता है। अभी भैया एकदम लाखों करोड़ों लोग तो आते नहीं है बैंक में पैसा लेने के लिए कि मेरा पैसा दे दो, मुझे नहीं पता। बट कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी मार्केट में रूमर्स छा जाते हैं, तो सारे के सारे लोग ना बैंक में पैसा लेने के लिए भाग जाते हैं। इसे कहते हैं बैंक रन। और भैया जब बैंक रन होता है ना, तो बैंक की वाट लग जाती है, क्योंकि आपने जो पैसा बैंक में सेविंग करवाया है ना, वो डिमांड अकाउंट है।
समझ रहे हो? डिमांड अकाउंट, डिमांड अकाउंट का मतलब ये होता है कि बैंक लीगली तौर पे भैया बाउंड होते हैं कि जब भी कोई पैसा डिमांड करेगा तो बैंक को पैसा चुकाना ही पड़ेगा। अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं और मैं बैंक से डिमांड करता हूं, बैंक को वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो कई बार मार्केट में ऐसे रूमर्स हो जाते हैं, कई बार लोगों के मन में ये आ जाता है कि बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, तो लोग सारे का सारा पैसा निकालने के लिए बैंक में भाग जाते हैं। इसे कहते हैं बैंक रन। और ऐसा बैंक रन पहले कई बार हो चुका है। 1930s में जो है बैंक रन की समस्या हुई थी। अमेरिका के सारे लोग जो है वो बैंकों से विश्वास उठ गया था, पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़े थे और सबसे ग्रेटेस्ट डिप्रेशन आ गया था 1929-30 के अंदर। तो इन तीनों लोगों ने ये डिस्कवरी किया कि अगर बैंक रन होता है तो यहां पे गवर्नमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट जो है वो बैंकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा सकती है। गवर्नमेंट कैन एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होता है, आरबीआई इज द लास्ट रिजोर्ट, लास्ट लेंडर, या कह सकते हो कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट फॉर आवर बैंक्स। ये भाई इन्होंने डिस्कवरी किया था और इसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। बैंक क्या कर सकते हैं, जो भैया जो बैंकों से बोरो करते हैं पैसा, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर टाटा पैसा लेने आ रहे हैं तो उसकी वर्दीनेस ज्यादा है, लेकिन अगर माल्या साहब आ रहे हैं पैसा लेने के लिए तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो बैंक ये बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं कि जो भी लोग इकोनॉमी में पैसा बोरो कर रहे हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। तो इन लोगों ने 1980 में डिस्कवर किया था। इसमें से जो ये मिस्टर डायमंड है डगलस, ये अमेरिका के फेडरल बैंक के भैया चेयरपर्सन भी रहे हैं। ठीक है, 2000 आई थिंक 5 या 6 से लेके 2014 तक रहे हैं। अब ध्यान दो, इसी बीच में क्या आया था अमेरिका में, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, रिसेशन आया था। तो इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि एक तरफ आप स्टडी कर रहे हो कि कैसे मजबूत करें बैंकों को। भैया अगर आपकी स्टडी इतनी ही बढ़िया है तो फिर बैंक क्राइसिस आया क्यों? इसका मतलब आपकी स्टडी सक्सेसफुल नहीं है। तो नोबेल कमेटी के ऊपर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों को आप नोबेल प्राइज दे रहे हो, इनकी जो रिसर्च है वो फेल रिसर्च है। बट नोबेल कमेटी का ये कहना है कि इनको जो हम लोग नोबेल प्राइज दे रहे हैं ना, वो 2000 के हम लोग अभी के लिए नहीं दे रहे हैं, 1980 की रिसर्च के लिए दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी पॉलिसी फिलहाल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में फेल हो गई हो, तो जो 2008 में क्राइसिस आया था, लेकिन 1980 में सक्सेसफुल थी, उसके लिए दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम का, थोड़ा हल्का फुल्का, क्योंकि देखिए इकोनॉमी वाला आर्टिकल है तो आई डोंट थिंक सो 100% बच्चों को इसको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पहले अपनी एनसीईआरटी वगैरह को पढ़ें। ये बात मैं आपको 500 बार बोल चुका हूं कि जब तक आपके इकोनॉमी के बेसिक्स कवर नहीं होंगे तब तक आपको इकोनॉमी के आर्टिकल्स पढ़ने में ना तो मजा आएगा ना आपको समझ में आएंगे। तो पहले अपने बेसिक्स कवर करें, एनसीईआरटी से शुरुआत करें, थोड़ा यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, कुछ बेसिक्स बुक्स पढ़ सकते हो। चलिए जी, इलेक्शन कमीशन अलॉट्स न्यू नेम्स टू द सेना फैक्टर्स। तो देखिए हमें पहले से पता ही है कि भैया एक तरफ उद्धव ठाकरे थे, एक तरफ शिंदे जी थे, है ना, दोनों के बीच में इशू चल रहे थे और ये दोनों लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे थे कि जो शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल है और जो शिवसेना का ओरिजिनल नाम है वो उनको दिया जाए। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भैया वो मेरे पिताजी की पार्टी है तो मुझे मिलना चाहिए। शिंदे जी कह रहे थे भैया पिताजी से कुछ नहीं होता, ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इस समय मैं चीफ मिनिस्टर हूं। तो दोनों के बीच में इशू चल रहा था। फाइनली मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पावर इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, क्योंकि इलेक्शन सिंबल वगैरह किसको अलॉट होगा नहीं होगा ये पूरी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। ये टॉपिक हम लोग पहले से बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इवन इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 भी यहाँ पे है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको सिंबल देगा, किसको सिंबल नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे फ्री सिंबल्स होते हैं जिनमें से वो पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो पूरे कंट्री के अंदर एक ही सिंबल यूज करती हैं। जो स्टेट पार्टीज होती है वो पूरे कंट्री के अंदर जो है सेम, पूरे स्टेट के अंदर सेम सिंबल फॉलो करती हैं। लेकिन कुछ ही रीजनल पार्टी होती हैं, छोटी पार्टीज होती हैं, वो स्टेट पार्टी भी नहीं होती, नेशनल भी नहीं होती हैं, वो अलग अलग, उनका नाम सेम रहता है लेकिन वो उनको अलग अलग सिंबल भी यहाँ पे दिया जा सकता है। तो जब ये शिंदे, क्योंकि देखिए इस समय ना महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन होने वाले हैं कुछ सीट्स के ऊपर, तो भैया बाई इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी आएगा वहां पे, ईवीएम मशीन के ऊपर उसका सिंबल भी आएगा। और ये मामला तो अभी जो है झगड़ा चल ही रहा है। तो उस बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोल्यूशन निकाला है कि अभी टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए आपको हम लोग कुछ ना कुछ सिंबल दे देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद नहीं देता है, वो पॉलिटिकल पार्टी खुद डिमांड करती है कि मुझे क्या सिंबल चाहिए।
अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फ्री सिंबल के अंदर वो अवेलेबल है तो उसको मिल जाता है, अगर नहीं है तो पार्टी को दूसरा सिंबल देने के लिए बोल दिया जाता है। तो इसमें शिंदे वाले ग्रुप को और उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप को दोनों को सिंबल के लिए बोला गया था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दोनों ने जो है एक दो सिंबल के ऊपर ही मतलब कॉमन सिंबल उन्होंने बोल दिया। जैसे इन्होंने बोला कि सर मुझे त्रिशूल दे दो और राइजिंग सन दे दो, ये दो सिंबल इन्होंने डिसाइड किए थे उद्धव ठाकरे ने। अब त्रिशूल तो उनको मिला नहीं, क्योंकि त्रिशूल जो है भैया वो तो रिलीजियस सिंबल हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माई बाप ये तो हम आपको नहीं दे सकते। राइजिंग सन वाला सिंबल भी उनको नहीं मिला है, क्योंकि राइजिंग सन वाला सिंबल जो है ऑलरेडी डीएमके पार्टी को दिया जा चुका है तमिलनाडु में, तो ये दो सिंबल उनको मिले नहीं। फिर तीसरा सिंबल उनको क्या मिला, फ्लेमिंग टॉर्च। तो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी का नया सिंबल है, फ्लेमिंग टॉर्च। एक टॉर्च है जिसके अंदर से आग निकल रही है। हालांकि ये जो फ्लेमिंग टॉर्च है ये समता पार्टी का सिंबल हुआ करता था पहले, लेकिन समता पार्टी को 2004 में जो है डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, तो ये फाइनली अभी फ्री सिंबल में आ गया है, उसको मिल गया है। शिंदे वाली पार्टी को अभी ऐसा कोई सिंबल नहीं मिला है, तो उनको समय दिया गया है 1-2 दिन का, तो जल्दी से जल्दी वो कुछ ना कुछ यहाँ पे बता दें। जहां तक नाम की बात है तो जैसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम ये बना है, और जो शिंदे वाली पार्टी है उनका नाम बना है बाला साहेबची शिवसेना। तो दोनों को नाम अलॉट हो गए हैं, सिंबल भी उनको जल्दी ही अलॉट हो जाएंगे। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का ये ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसको क्या सिंबल मिला है नहीं मिला है, लेकिन इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफेक्शन भी यहाँ पे चल रहा है, साथ के साथ सिंबल वाला पूरा इशू यहाँ पे चल रहा है। बेसिक कहानी कॉन्सेप्ट रादर देन कौन सी पार्टी को क्या सिंबल मिला नहीं मिला, ये यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगभग हम इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, तो आई थॉट के शायद आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। चलिए जी, देखिए ये आर्टिकल है वो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स के बारे में है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने बैठोगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, क्योंकि काफी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, बट इसमें से कुछ चीजें निकाल के मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है इंडिया में किया गया था, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को करने के लिए। उसमें से 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था वो पंचायत राज सिस्टम के लिए किया गया था गांव में। तो 3 लेवल पे होता है ना पंचायती राज सिस्टम, विलेज लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इंटरमीडिएट लेवल मतलब जैसे ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है, तहसील ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसको 30 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली रिव्यू किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन 30 सालों के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितना सक्सेस मिला, कितना सक्सेस नहीं मिला, इसको डेफिनेटली रिव्यू करने की जरूरत है। कहा जाता है कि भैया जितना अंदाजा लगाया गया था कि सक्सेस मिलेगा, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आएगी, लोकल लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उतना एक्चुअली में पार्टिसिपेशन हो नहीं रहा है। इतना ज्यादा ये इफेक्टिव हो नहीं पाया है जितना होना चाहिए था। अब उसी को लेके जो है ये पूरी की पूरी एनालिसिस यहाँ पे नजर आ रही है। तो क्या गलतियां हो गई हम लोगों से, ऐसी क्या कमियां रह गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बावजूद भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, वो कुछ आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो रीजन उन्होंने ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि जो ग्राम सभाएं वगैरह हैं, उनको पावर किसके द्वारा दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, कि कौन से फंक्शन आप करोगे कौन से फंक्शन आप नहीं करोगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके द्वारा दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे बड़ी गलत बात तो यही हो गई, क्योंकि सीएम जो होते हैं, जो इनके सेक्रेटरीज होते हैं, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भैया उनकी जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जाए। वो पावर हमेशा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात भी है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ये गलत बात भी है। अगर हम लोग फेडरलिज्म के हिसाब से देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हम लोग स्टेट के अंदर अगर जाके देखें तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं देती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, वो है फंडिंग की। पहली बात तो फंडिंग टोटल कम है आपके पास, क्योंकि जो पुअर स्टेट है उनके पास तो वैसे भी पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वो उनको पैसा देते नहीं है, और पैसा देते भी है तो काफी इनफ्लेक्सिबल होता है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, कभी कम देते हैं कभी ज्यादा देते हैं। और जो भी पैसा देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, ग्राम पंचायत वगैरह को देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मन में ये हमेशा चलता रहता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं इनमें हाई लेवल ऑफ करप्शन होता है, इसलिए हम इनको पैसा नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा रेज करने के पास कोई साधन नहीं है,
क्योंकि उनके पास जैसे टैक्सेशन वगैरह की पावर है नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है उनको कि अब आप टैक्स लगा सकते हो, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं देती है कि आप टैक्स लगाइए। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है। एक चीज यहाँ पे और आती है, भैया लोकल गवर्नमेंट के पास स्टाफ ही नहीं है, काम करने के लिए आदमी ही नहीं है। तो काम करने के लिए आदमी ही नहीं होगा, भैया पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करोगे? सोचने की बात है। यहां पे जो स्टाफ दिया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जाता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है। अब उनके पास खुद ही आदमी नहीं है, तो यहां पे आप आदमी कैसा दोगे? सबसे बड़ी बात एक और भी है यहाँ पे, बाई चांस मान ली इन्होंने आदमी दे भी दिया काम करने के लिए, क्योंकि वो आदमी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट के लिए, लाइबिलिटी है ही नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और हर 6 महीने के बाद 4 महीने बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं और उसको भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो डेपुटेशन पे आता है ना, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या यहाँ पे और है, भैया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको 5 साल के अंदर इलेक्शन करवाना ही करवाना है, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं किया जाता। गुजरात में जो इलेक्शन हुए नहीं थे 2 साल से, तमिलनाडु में 2 साल से इलेक्शन डिले ही चल रहे हैं, अलग अलग रीजन्स वहां पे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद कहने के बार बार 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होते ही नहीं है। तो ये तो है कुछ समस्याएं, मेजर समस्याएं। अब है कुछ कुछ छोटी छोटी समस्याएं। छोटी छोटी समस्याएं जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, हर स्कीम सेंटर के द्वारा लॉन्च की जा रही है। इंडिया में जितनी भी स्कीम्स हैं मोस्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो लोकल पंचायत का यहाँ पे ज्यादा डिसीजन है ही नहीं। सरकार कोशिश करती है लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब से आई है ना, जैसे सरकार ने जैसे मनरेगा के लिए एप्लीकेशन वगैरह बना दी है, सारी रिपोर्टिंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। जैसे स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट में भी जो है स्टेट को फंडिंग दी जाती है, लेकिन स्टेट उसको फर्दर म्यूनिसिपैलिटी को नहीं देता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, ये जो हमारी लोकल पंचायत हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रंट ऑफिस बन के रह गई हैं, सिर्फ एक इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बन के रह गई है, रादर देन डिसीजन मेकिंग पावर। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं। वहां पे कुछ छोटे छोटे जो छुटके पुटके नेता होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका काफी बोलबाला होता है, ठीक है। करप्शन भी वहां पे काफी हाई अमाउंट में होता है। ये थोड़ी चीज आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि भैया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लोग भी ना बहुत बार नहीं समझते। जैसे लोगों को ये खुद नहीं समझ में आता है कि जो उनको सर्विस दी जाती है वो किसके द्वारा दी जा रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, फिर आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा दी जा रही है। और म्यूनिसिपैलिटी को लेके जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी काफी ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर करप्शन है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब म्यूनिसिपैलिटी की फंडिंग को कट करती है तो लोग बेसिकली उसका स्वागत करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये है कुछ चैलेंजेस, ठीक है। एकदम बना बनाया क्वेश्चन है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी हैं। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे हैं, बट स्टिल जितने मेंशन करे तो हम लोग कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, जो सभाएं होती हैं, आप उसको बहुत ज्यादा पूरी तरह से रेगुलेट मत करिए, ठीक है। हर किसी को बोलने का मौका दीजिए। जितने स्टेक होल्डर हैं वो अपनी आवाज रखेंगे, कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा, कुछ बढ़िया सजेशन आएगा, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया ग्रुप बना सकते हो, एसएमएस के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, ताकि सारे के सारे मेंबर जो है वहां पे जाके डिस्कशन कर सकें। स्टेट डिपार्टमेंट को आप अकाउंटेबल बनाइए कि भाई किसी म्यूनिसिपैलिटी फंडिंग को क्यों नहीं फंडिंग हुई है, किसी म्यूनिसिपैलिटी को उसमें डिले हुआ था, क्यों हुआ है, जवाबदेही ये आपको तय करनी पड़ेगी, ये आपको फिक्स करनी पड़ेगी, ताकि क्वालिटी सर्विस आप प्रोवाइड करा सको, करप्शन फ्री आपको सर्विस मिल सके। तो ये कुछ कुछ सॉल्यूशन जो है इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। तो बेसिकली जो समस्या होती है उसका अपोजिट आपका सॉल्यूशन होता है। समस्या है फंडिंग, तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा फंडिंग। समस्या है पार्टिसिपेशन, सॉल्यूशन भी हो जाएगा पार्टिसिपेशन। और लोग बहुत जरूरी हैं। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी। तो लोगों को पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। तो यहां से आप डेफिनेटली क्वेश्चंस भी बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो दैट डिस्कस या फिर ऐसा कह सकते हो कि रिव्यू, सॉरी सीधा डिस्कस ही कर लो, रिव्यू वाले सवाल नहीं आते हैं यूपीएससी में। डिस्कस द फंक्शनिंग एंड वर्किंग
of 73rd Constitutional Amendment Act in last 30 years। ठीक है, इतना भी आप कर सकते हो 150 वर्ड्स में। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें प्रॉब्लम्स भी आ गई, इसमें सॉल्यूशन भी आ गया। आपको अलग से मेंशन करना है तो अलग से भी मेंशन कर सकते हो। आप सिंपल सा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, डिस्कस द ड्रॉबैक्स, ठीक है, और डिस्कस द फेलियर्स और 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s, ठीक है, एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। तो वो करना चाहते हो तो उस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने बना बनाया है, आंसर आपके सामने बना बनाया है। मोस्टली पॉइंट्स तो यहीं पे आ जाएंगे, कुछ आपका एक्स्ट्रा पॉइंट पता है तो आप वो ऐड कर सकते हो। चलिए जी, बिल्डिंग रिजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन, ये हमारा सेकंड एडिटोरियल है। देखिए, इससे पहले थोड़ी चीज आपको समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पे किस मिनरल की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, इवन हम यहाँ पे यूरेनियम की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसे मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। समझ रहे हो? क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कंटेंट आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है। व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल? क्रिटिकल मिनरल जो है, जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन्स, जैसे स्पेस, बैटरीज, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इनको बनाने के लिए जिन मिनरल्स का यूज होता है उसे हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। क्रिटिकल इसको इसीलिए कहा जाता है कि एक तो ये काफी कम मात्रा में अवेलेबल है, दूसरी बात जितने भी अवेलेबल हैं वो दुनिया में बहुत कम जगह पे पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया में सिर्फ कुछ कंट्री ही ऐसी हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो इन मिनरल्स को प्रोसेस कर सकें। कुछ कंट्री ही ऐसी हैं उन्हें, जैसे हमारे यहाँ पे लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, ये सब आपकी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आपके सोलर पैनल बनाने के काम आते हैं। जैसे निकल हो गया, लिथियम हो गया, आपकी जो बैटरियां यूज होती हैं फोन वगैरह में, उसको बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। बट पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं आजकल लोग? क्योंकि फ्यूचर क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, फोन्स, बैटरीज, सबके लिए आपको मिनरल चाहिए। लेकिन मिनरल का कंट्रोल जो है वो सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे यहाँ पे चाइना, अगर आप कोबाल्ट की बात करो जो कि बैटरी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, दुनिया में 90% के अराउंड जो कोबाल्ट की सप्लाई है वो होती है अफ्रीकन कंट्री से, कोंगो से। और यहाँ पे जितनी भी माइंस हैं, मोस्टली माइंस जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। तो समझ रहे हो ना इस चीज को? आप इसकी चीज को समझिए कितना क्रिटिकल है। चाइना मतलब दुनिया की कोबाल्ट की सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो बैटरी नहीं बनेगी, सोलर पैनल नहीं बनेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स में भी इसका यूज होता है। ये सारी समस्याएं हैं। इसीलिए, और इंडिया, भैया इंडिया भी तो इन टेक्नोलॉजी का यूज करता है और फ्यूचर में हम तो इन टेक्नोलॉजी में लीडर बनना चाहते हैं। तो इन क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सेस, इनकी अवेलेबिलिटी और इनके रिजर्व मेंटेन करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि इंडिया को एनर्जी के अंदर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन आत्मनिर्भर तो तभी बनोगे ना भाई आपके पास जब मिनरल्स होंगे। मिनरल्स हमारे पास है नहीं, और भी समस्याएं हैं, प्राइसिंग की समस्या है, अवेलेबिलिटी की समस्या है, यूक्रेन जैसा क्राइसिस हो गया तो एनर्जी सिक्योरिटी तो हमें चाहिए। तो काफी फ्रजाइल है भाई हमारा पूरा सिस्टम एनर्जी को लेके। इसीलिए हमें कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं, इनकी एक्सेस को सिक्योर करना पड़ेगा। बट देयर आर मेनी चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि इंडिया करना नहीं चाहता है, करना चाहता है, लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा है। चैलेंज क्या है? पहली बात आपको मैंने बता ही दिया कि कुछ ही ज्योग्राफिकल सेंसिटिव एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे ये मिनरल कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जैसे कोंगो वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, है ना, कुछ कुछ जगह पे हैं। दूसरी बात, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे चाइना का एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। दूसरी बात, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ऑलरेडी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने इन कंट्रीज के साथ फ्यूचर एग्रीमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं भाई, अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। इन्होंने तो अपना फ्यूचर का जुगाड़ कर लिया है पहले से ही, हम लोग पीछे छूट गए हैं। ठीक है,
ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका वालों ने 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये समस्या है। तो चैलेंज तो है यहाँ पे खूब सारे। ऐसी बात नहीं कि इंडिया ने स्टेप नहीं लिया है। 2019 में इस चीज को हम लोगों ने समझा और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे काबिल कहा जाता है, इसकी हम लोगों ने शुरुआत की, ताकि इंडिया में जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को हम लोग इंश्योर कर सके। बट अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सरकार कुछ ना कुछ कोशिश यहाँ पे कर रही है। जैसे अर्जेंटीना के साथ हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अग्रीमेंट अभी चल रहा है, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। एक छोटा अग्रीमेंट हो भी चुका है, करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बट देयर आर मेनी सजेशंस जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सजेशन ये है कि भैया पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पता करिए कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की। ऐसा नहीं है कि आप मिनरल्स के लिए हाथ पैर मार रहे हो, डिमांड ही नहीं है। तो पहले तो आपको डिमांड को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, कम से कम एक 5 साल का रोड मैप बनाइए, तब जो आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप सामने रखिए। तीसरी बात, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एंकरेज होना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को सामने आना पड़ेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है क्रिटिकल मिनरल्स में वो काफी रिस्की होती है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे ज्यादा आता नहीं है, सामने नहीं आता है। सरकार उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रही है लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। तो जिन सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता है, वहां पे काबिल को सामने आना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने कोंगो के अंदर कर रखी है, तैसे हमारी गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। हम हर चीज प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है। और इन्होंने ये कहा कि जैसे अमेरिका ने अग्रीमेंट कर रखे हैं, इसी तरह से काबिल को भी जो है फ्यूचर के लिए अग्रीमेंट करने पड़ेंगे उन सप्लायर्स के साथ, ताकि फ्यूचर में हमारी एनर्जी जो है वो सिक्योर हो सके। आप जॉइंट इन्वेस्ट भी कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, या फिर जैसे इंडिया जापान एक कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट कर सकते हैं, या किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें हैं। एक चीज इन्होंने यहाँ पे ये भी बोली है, सपोर्ट टेक्नोलॉजीज दैट यूटिलाइज डोमेस्टिकली अवेलेबल मटेरियल। जैसे हम लोग लिथियम आयरन बैटरी की बात करते हैं, है कि नहीं, जहां पे लिथियम यूज होता है, जो कि इंडिया के पास है नहीं। अभी एक जो है सोडियम आयरन बैटरी का कॉन्सेप्ट भी आया है, बट सोडियम तो इंडिया में अवेलेबल है। तो इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे डोमेस्टिक रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। अंधा हो के हमें विदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो एक जो मेक इन इंडिया की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इनोवेशन की बात करते हैं, वो भी जो है इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, ताकि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल सकें। ठीक है, तो अभी एज सच कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है इमीडिएटली, बट सरकार हाथ पैर मार रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सबको पता है कि चीजें कितनी क्रिटिकल हैं। जैसे अभी रशिया यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है, रशिया अमेरिका के बीच में इशू चल रहा है। कल को मान लो यही इशू जो है चाइना और इंडिया के बीच में चल पड़े, चाइना अमेरिका के बीच में चल पड़े, तो भैया चाइना तो कोंगो से अपनी सप्लाई को बंद कर देगा। सोचने की बात है। तो पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वो तो ठप हो जाएगी। इसीलिए जो है इन चीजों को रेगुलेट करना और अपने लिए 10-15 सालों के लिए रिजर्व मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस यही इस आर्टिकल के अंदर था। यहां से भी जो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मेंशन कर सकते हो आप, क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ critical minerals and discuss the challenges in this industry and suggest some solutions। ये कर सकते हो। अगर इंडिया स्पेसिफिक लिखना है तो इंडिया स्पेसिफिक भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो दैट critical minerals are the backbone of present and future modern technologies। In this regard, discuss the challenges
that India has been facing, बस 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स। अब देखिए इसने स्पेशली जो है सॉल्यूशन नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि इसने चैलेंज पूछा है तो आपको सॉल्यूशन बताना पड़ता है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन बताना ही है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे उम्मीद की जाती है यूपीएससी के द्वारा कि आपको प्रॉब्लम भी पता होगा, उसका सॉल्यूशन भी पता होगा, तो आपको सॉल्यूशन बताना पड़ता है। चलिए आज इतना ही करेंगे, और आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो यार लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो। एक एमसीक्यू यहाँ पे डाला है, देखिए 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट सेक्शन में आंसर आप दे सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और अपनी अटेंडेंस भी दे दिया करो। ठीक है, हाय हेलो राम राम नमस्ते जो भी आपको करना है अटेंडेंस आप दे दिया करें। चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।